नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज एक विषय लेकर आया हूं। विषय है शहद, हनी। लोग बहुत पसंद करते हैं मीठे के तौर पर शहद को। मोटापे से बचने के लिए अक्सर शहद खाने की सलाह दी जाती है और शहद गर्म भी होता है। लेकिन आज के समय में जब पेड़ कम हो गए, खेत कम हो गए, लेकिन शहद भरपूर मात्रा में आ रहा है, डब्बों में पैक होकर। बड़े बड़े ब्रांड जो हैं शहद बेचते हैं, ये ऑर्गेनिक है, ये रॉ है, ये नेचुरल है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शहद के बारे में। नेचुरल क्या है, असली की पहचान क्या है, नकली की पहचान क्या है। मधुमक्खी पालन से इतना ढेरों प्रकार का जो है आज शहद आ रहा है। कौन सा किस प्रकार का शहद है, क्या मिलावट है, क्या असली की पहचान है, और मधुमक्खी पालन का धंधा या बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह की सब्सिडी सरकार इस पे दे रही है, सारे खुलासे आज करेंगे एक मधुमक्खी पालक के साथ बैठकर, जिनका नाम है अभिषेक। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं अभिषेक जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला प्रश्न जो आज शहद के आसपास हमारा किस्सा कहानी घूमने वाली है, प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं हम शहद की? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बात है शहद की प्योरिटी चेक करने की। देखिए, बहुत सारे मापदंड हैं। मेरा ये मानना है कि आज तक ऐसा कोई मापदंड भारत में बना ही नहीं जिसमें शुद्ध शहद की प्योरिटी हम चेक कर पाए। क्योंकि जितने भी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है वो उसी के आधार पर दी जाती हैं जो एक कृत्रिम शहद बनाया जाए, चाहे उसको पानी में डालने की बात हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुत्तों को डाल देते हैं, वो उसको नहीं खाता है। बाकी नेचुरल शहद जो मधुमक्खी के बॉक्स जो रखते हैं, उनको बहुत बार कुत्ते जहाँ बॉक्स रखते हैं तो कुत्ते वहाँ खा लेते हैं। नॉर्मल अगर वो शहद हम किसी भी शर्ट पे डालते हैं तो नेचुरल जब होगा तो उसके ऊपर धब्बा नहीं बनता कोई भी। तो हम ये मानते हैं कि कई बार देखिए बहुत सारी चीजें हैं भाई, अखबार के ऊपर आपने बहुत सारे टेस्ट देखे होंगे, अखबार के ऊपर नोट के ऊपर रख के नोट के ऊपर रख देते हैं, जलता नहीं है। वो डिपेंड करता है शहद के अंदर मॉइस्चर कितना है। जितना मॉइस्चर कम होता जाएगा उतना ही वो ज्वलनशील होता जाएगा, और जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा वो जलना बंद कर देगा। तो ये प्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्योरिटी मैं मानता हूँ जो मधुमक्खी पालन करते हैं बॉक्स के अंदर, आज सबसे ज्यादा शुद्ध शहद सिर्फ मधुमक्खी पालकों के पास बॉक्स में मिल सकता है और कहीं भी नहीं मिल सकता। सर, पहले छत्ते हुआ करते थे बड़े बड़े पेड़ों पे, शीशम के पेड़ पे हो या किसी और पेड़ पे हो, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता था, गुलाब का बाग है कहीं आसपास या सरसों के खेत है, वहाँ से रेक्टर इकट्ठा करके जो है लेकर के आती थी मधुमक्खी, रस चूस करके लाती थी और उसका शहद जो है बनाया जाता था। तो वो नेचुरल एक प्रक्रिया, बड़े बड़े छत्ते होते थे। वो चीज़ जो है बक्से में आप खुद बता रहे हैं सिमट के रह गई है। देखिए, उसके ऊपर बहुत सारी डिपेंड जो चीज़ें करती हैं, वो ज़्यादातर तो पेस्टिसाइड वगैरह हो गया। क्योंकि हम इतना पेस्टिसाइड करने लगे कि मधुमक्खियाँ, वैसे भारत में 4 तरह की प्रजाति हैं जो शहद दे सकती हैं। उसमें एक पहाड़ी मक्खी होती थी जिसकी आप बात बता रहे, जो पेड़ों के ऊपर बहुत बड़ा छत्ता लगता था। उसके बाद एक देसी मधुमक्खी होती थी जो छोटे छोटे किसी लकड़ियों में वह नीचे लगती थी। जो एक डोरसेटा मधुमक्खी होती थी जो, और एक होती थी जो आपने कई बार देखा होगा कहीं छिद्र होता है उसके अंदर लगती। और जो चौथी है इटालियन मधुमक्खी है जो बॉक्स में रहती है। आज का जो मौसम है अपना, तापमान जो बढ़ता गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की मधुमक्खी रह गई है। एक तो जो पहाड़ी मधुमक्खी का जो बहुत बड़े छत्ते लगते हैं वो भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जो काम करने वाली मधुमक्खी है वो एपिस मेलिफेरा इटालियन मधुमक्खी है जो बॉक्सों में तब्दील हो चुकी है। तो इसका कारण कहीं न कहीं ज्यादा या तो तापमान का बढ़ना या फिर पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा प्रयोग होना, ये मान सकते हैं। सर, अब ये जो बॉक्स के अंदर मधुमक्खी है, ये कहाँ से रस इकट्ठा करके ला रही है? ये भी तो बाहर से ही लाती होगी। तो पेस्टिसाइड का इफेक्ट तो सर उसके अंदर भी आ सकता है। जी, देखिए ऐसा है, इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं भी रखे हुए हैं, सरसों का खेत है, अगर वहां पेस्टिसाइड का प्रयोग होने लगा तो इसको मधुमक्खी पालक उठा के दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन जो वहां परमानेंट मधुमक्खियां होती थी, वहां पेस्टिसाइड पे वो अपने आप जगह छोड़ के नहीं जाते थे, क्योंकि वो उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है या जगह छोड़ने की जो क्षमता, वो केवल और केवल रानी मधुमक्खी देती है, जो बाहर नहीं घूमती, वो वहीं पर देगी। तो वो एकदम उसका परिवार इतना बड़ा हो चुका होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव नहीं था उनके लिए। लेकिन मधुमक्खी पालक जब भी पेस्टिसाइड की आशंका होती है या पता चलता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि मधुमक्खी पालन में या शहद उत्पादन में आज के दिन जो सबसे बड़ा योगदान है वो केवल और केवल मधुमक्खी पालक का बचा हुआ है।
सबसे बड़ी बात तो आपने बताई, कोई मापदंड है नहीं प्योरिटी चेक करने का। दूसरी चीज आप बता रहे हैं कि बॉक्स के अंदर ही जो मधुमक्खी है वही प्योरिटी का एक संदेश है कि भाई वही प्योर है, बाकी नहीं है। अब जो गली में भी सर कई बार बेचने के लिए आते हैं शहद, उन्होंने छत्ता भी रख रखा होता है, बड़ा शहद भी होती है, और अपने अपने तरीके से हर कोई जो है उसको नाप करके दिखा रहा है और ये प्योरिटी है और इस तरह से प्योरिटी इसकी चेक हो सकती है पानी में डाल के या आग लगा करके। वो फिर क्या है जो गली में बेचने के लिए आ रहे हैं? देखिए, गली में जो बेचने आते हैं वो आप समझते हैं वो सीधा सीधा उन मधुमक्खी के छत्तों से होगा जो आज बची ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इतने मधुमक्खी के छत्ते आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो वो जो छत्ता डाल करके लाते हैं, आप उनसे आग 5 किलो शहद लोगे तो चाहे नेक्स्ट डे उनसे 10 किलो शहद भी ले सकते, उनके पास मिलेगा। वो एक कृत्रिम शहद है जो एक शुगर सिरप से या कॉर्न सिरप से बनाया जा सकता है, जिसकी कॉस्ट लगभग 20 से 25 रुपए पर केजी पड़ती है जी। तो उसको या तो चीनी का घोल डाल करके उसके अंदर कुछ मात्रा शहद की डाल करके बना सकते हैं हम। उसमें से आप जो नेचुरल शहद की बात कर रहे हैं ना, या उसकी टेस्टिंग की बात, आप जब मधुमक्खी के बॉक्स के नजदीक से भी जाएंगे तो आप इतनी गंध होगी, इतनी सुगंध होगी, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ मधुमक्खी रखी है। और आप किसी भी ब्रांड का या किसी भी गली में बेचने वाले के शहद को आप लेकर के देखेंगे तो इतनी आपको ना तो सुगंध आएगी और ना इतना टेस्ट बनेगा। और मैं बता दूं, नेचुरल जो शहद होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और जो आजकल जो शहद आ रहे हैं उसके अंदर वो इतना मिठास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ब्रांड की आपने बात करी तो ब्रांड सर बड़े बड़े ब्रांड हैं और लिखा हुआ होता है डिब्बों पे 100% प्योरिटी की गारंटी या 100% प्योर है। कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं उन्होंने अपने ही ब्रांड में 2 या 3 टाइप के शहद बना दिए। एक तो नॉर्मल शहद बेच रहे हैं वो 120-130 रुपए का पाव, एक वो बेच रहे हैं 350 रुपए का पाव, एक उससे भी महंगा बेच रहे हैं, ऑर्गेनिक कह करके बेच रहे हैं। ब्रांड एक ही है सर, लेकिन शहद अलग अलग हैं। और कई बार हम देखते हैं उनका शहद जम भी जाता है और ऐसा बोला जाता है नेचुरल शहद जो होगा प्योर होगा वो जमेगा नहीं। तो पहले तो इसे ये चीज़ बताइए कि जमने और ना जमने का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है एक मधुमक्खी पालक होने के नाते कि नेचुरल शहद ही जमता है। अच्छा, शहद में कई वैरायटी होती हैं। जो तिलहन की फसलें होते हैं, जैसे सरसों की हो गई, सूरजमुखी की होगी, ऐसे जो फसलें होती हैं जिनसे तेल निकलता है, उनका शहद 110% जमता ही जमता है, बिल्कुल देसी घी की तरह दानेदार हो जाता है। अच्छा जी। बाकी की जो चीजें रह गई, वो सफेदे का शहद या शीशम का या नीम का, जामुन का, तुलसी का, ये जो शहद होते हैं ये कुछ परसेंट 5 से 7% नीचे जम सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन हर एक शहद को एक समय पर जमना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका वो प्राकृतिक गुण है, उसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं और अपने आप टूटते हैं। अभी मस्टर्ड शहद की बात ले लीजिए, सरसों की, वो 100% सर्दियों में जब आप कभी आएंगे तो 100 का 100% जमा हुआ मिलेगा। अगर 250 ग्राम है तो 250 का 250 ग्राम आपको बिल्कुल देसी घी की तरह मिलेगा, और वो उसकी प्योरिटी की गारंटी है। बात रही जो कंपनियों की, बोला एक ही कंपनी कई तरह की वैरायटी। आज जो अपने देश में प्रचलन चल रहा है वो ज्यादातर मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक को लेकर के चल रहा है। शहद में ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मधुमक्खियां एक समय पे सरसों पे भी जाएंगी और वहां अगर यूकेलिप्टस या सफेदे के पेड़ है तो वहां भी जाएंगे, क्योंकि इनका कोई दायरा नहीं है। ये एक डायरेक्शन में लगभग 3 किलोमीटर के करीब जा सकती हैं, तो चारों तरफ का जो एरिया कवर करेंगे उसमें किसी भी तरह के फ्लावर होंगे वो उससे नेक्टर उठाएंगे। तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो सफेदे के फूल पे गई है या सरसों के फूल के गई। अगर वो सरसों के फूल के ऊपर गई है तो नेचुरल सी बात है, वहां तो स्प्रे वगैरह पेस्टिसाइड होता है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक होगा। लेकिन आज लोग हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक नाम से उसकी तरफ भागे जा रहे हैं। तो वो कंपनी वालों को या बड़े बड़े ब्रांड को मौका मिल रहा है कि उन लोगों को, मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि ठगने का। जो शहद हम 300 से 400 रुपए किलो दे सकते हैं वो 1000 से 2000 किलो रुपए तक देते हैं, वो सिर्फ एक ऑर्गेनिक नाम लगा के। आज ऑर्गेनिक अगर कोई सब्जियों की भी खेती करता है तो सब्जियों की खेती भी अगर 3 साल भी आप पेस्टिसाइड नहीं डालते, 4 साल के बाद भी अगर उसको टेस्ट कराओगे तो उसके अंदर 99% पेस्टिसाइड मिलेगा आप लोगों को। और ये सिद्ध हुआ, हमारे गोरोंडा में लैब है, कोई भी टेस्ट करा सकता है। आज भारत में जो शुद्ध शहद या ऑर्गेनिक की बात है, तो सिर्फ अगर ऑर्गेनिक या शुद्ध शहद के ऊपर कंपनियां काम करती तो भारत में जमने वाला शहद खाया जाता, क्योंकि 90% जो हमारा उत्पादन है सबसे ज्यादा वो सरसों के शहद का होता है।
अगर 100 किलो शहद का उत्पादन है तो 90% जो शहद हमारा सरसों का होता है, जो 100 का 100% जम जाता है, और ये 99% बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। तो अच्छा जो जी। हम खा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि जो हम भारत देश में शहद खा रहे हैं वो प्योर है ही नहीं, वो शहद ही नहीं है। मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड दे रहे हैं वो प्योर शहद नहीं है। बिल्कुल। और ये बाबा जी भी बेच रहे हैं शहद, और भी बड़े बड़े हैं भाई, स्वदेशी भी है ये और नेचुरल भी है, दावा करते हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आप रखते हैं? मेरा ये मानना है कि ज्यादातर जितने भी ब्रांड हैं, चाहे वो पुराने, आपने एक टेस्ट रिपोर्ट भी देखी होगी, बाबा जी का नाम ले रहे हैं या और भी बड़ी ब्रांड कंपनी है, 9 से 11% ज्यादा पेस्टिसाइड मिला उनमें, एंटीबायोटिक मिला है। तो भारत में जब शहद इतना उत्पादन हो रहा है और ज्यादातर जमने वाला शहद का उत्पादन हो रहा है, तो वो इतना बाहर क्यों भेजा जा रहा है? और भारत से हम चाइना से कॉर्न सिरप इतना इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जब हमारे भारत देश का शहद बाहर भेज रहे हैं हम, तो इंपोर्ट इतना करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। और रेट की बात रही, मधुमक्खी पालक जो खुद काम करता है उसका भी आप अगर रेट लोगे तो 400-300 रुपए किलो, तो वो खुद बेचने की क्षमता रखेगा, क्योंकि उसमें उसका खर्च भी कंप्लीट नहीं होता। और जो और ब्रांड है वो 300 रुपए, 400 रुपए किलो या 1000 रुपए तक, तो सिर्फ ऑर्गेनिक नाम से, नॉर्मल आप बात देखेंगे तो 400 रुपए किलो तक ही बेचेंगे वो। तो ये संभव नहीं है कि एक मधुमक्खी पालन से शहद भी खरीदो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी दो और अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करो और लॉस में, ऐसा कोई नहीं बेचेगा। 110% वो नेचुरल हनी नहीं है, मिलावट है उसमें 100%। चाहे कोई भी ब्रांड हो। बिल्कुल जी। अब सर बॉक्सेस पे आ जाता हूं मैं। बॉक्स के अंदर जो मधुमक्खी पालन हो रहा है, ये क्या प्रक्रिया है? मैं चाहूंगा दर्शकों को एक बार आप समझाएं, लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में। देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हिस्सेदारी करती है और काफी अच्छी अभी तो योजनाएं चला रखी है। 85% तक मधुमक्खी पालन जो करना चाहता है, ट्रेनिंग देते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में या कृषि विज्ञान केंद्र में भी, तो 85% उसमें सब्सिडी दी जाती है। 50 बॉक्स की एक यूनिट रखी जाती है, तो बॉक्स के ऊपर भी अलग से सब्सिडी, और जो उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर 8 से 9 छत्ते होते हैं जिसमें मधुमक्खियां शहद भरती हैं या बी पोलन भरती हैं, तो उनके ऊपर 85% सब्सिडी होती है। तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। बात रही कैसे होता है, उसमें जो 9 बॉक्स होते हैं उसमें लगभग लाखों की संख्या में मधुमक्खियां होती हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है और 5 से 7% उसमें नर मधुमक्खी होती है, और जितना बच गया बाकी वो वर्कर बीज होती हैं, कमेरी मधुमक्खियां होती है, जिनके ऊपर पूरा डिपेंड करता है बाहर से लाना। इसमें इतनी अच्छी मैनेजमेंट होती है, आप बोलेंगे कि चौकीदार अलग से रहेगा और रानी मधुमक्खी के साइड उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड अलग से रहेंगे। एक बॉक्स के अंदर सिर्फ एक रानी मधुमक्खी हो सकती है, उसकी ही सुगंध से सारी मधुमक्खियां अपने बॉक्स को पहचानेंगी। अगर आपने यहाँ एक बॉक्स रख दिया और दूसरा बॉक्स यहाँ है, तो इस बॉक्स की मक्खियां इस बॉक्स में नहीं जाएंगी। और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर नौजवान युवा भी करना चाहें तो खेती के साथ साथ काफी अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इसके अंदर, तो टोटल जैसे आप बता रहे हैं 80-85% की सब्सिडी भी आ रही है इसमें। कितनी कॉस्टिंग लगा करके शुरू किया जा सकता है ये व्यापार? मिनिमम 1 लाख के करीब से ये काम शुरू किया था। इससे हट जाती है सब्सिडी, सब्सिडी को लगा करके ये कॉस्ट लगानी पड़ती है, आपका काम स्टार्ट हो सकता है। सबसे लो कॉस्ट का बिजनेस मॉन्सून 1 लाख रुपए कुल लगाने पड़ेंगे लगभग, और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। बाकी उन्हें अपनी मार्केटिंग करनी है और सेल बढ़ानी है, वो किस तरह से? हाँ, इसमें 2 डिपार्टमेंट है। देखिए, एक तो वो जो कुछ पैकर हैं या कुछ इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, 2 तरह के हैं। जैसे कुछ पैकर होंगे वो एक अच्छा प्राइस खरीदते हैं, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो एक लो प्राइस पे रखते हैं। तो डिपेंड करता है कि मधुमक्खी पालन किस लाइन में जाना चाहेगा। हमने पहले 4 साल ऐसा काम किया कि हम उत्पादन करते और अपनी कमाई का सारा हिस्सा एक्सपोर्टर इंपोर्टर को दे देते, वो एक अच्छे खासे मार्जिन के ऊपर विदेशों में भेजता था। तो उसके ऊपर वो मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो पैकेजिंग करके अपने प्राइस को बना सकता है, अपने मार्केट में दे सकता है, वो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। वो जितनी करेगा उतनी अच्छी कमाई ले सकता है। सर, आपने कितने फार्म अभी लगा रखे हैं इस आज की सिचुएशन में? अभी मेरे पास 700 के करीब मधुमक्खियां हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद हम संभाल भी नहीं पाए। मैंने स्टार्ट किया था 20 मधुमक्खी बॉक्स से। अच्छा जी। और 12 साल का करीब कैरियर हुआ। मैं यहाँ हरियाणा से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बी ब्रीडर हूँ, जो एक 5 साल का जिसका एक्सपीरियंस होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि ये सब्सिडी दिलवाने से, जब हम कोई बिल बना कर देंगे तो ही ये सब्सिडी उनको मिलेगी। अच्छा। हाँ जी। जो आगे सेल परचेज कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है इसे? जी।
सर ये तो बात हो गई गुणवत्ता की, सेल परचेज की, और मधुमक्खियों के बारे में भी आपने बताया यहाँ से वहाँ नहीं जाती। अब थोड़ा सा मैं आपका पर्सनल आ जाता हूँ कि आपने ये मधुमक्खी का बिजनेस क्यों चुना? देखिए, मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। उस समय जब मैं करता था तो मेरे अंकल जी ने 2000 में स्टार्ट किया था। हमें इसकी ABCD भी नहीं आती थी, लेकिन मैं रुचि रखता था स्टार्टिंग से ही। मेरी जॉब लगी 2010 में। इंटारवो एक कंपनी होती थी ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो उस समय ये था कि वो हम जॉब में जाएं या ये करें, लेकिन मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो लगभग गवर्नमेंट जॉब का रहा है। लेकिन मैंने आज तक कोई फार्म नहीं भरा। मेरा स्टार्टिंग से ये था कि हमें कुछ बिजनेस करना है। उसका अल्टरनेट चाचा जी ने दे दिया था कि वहाँ से मधुमक्खी के बॉक्स स्टार्ट करना। उसके साथ साथ मेरे जो दूसरे चाचा जी हैं वो साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र में ही। अच्छा जी। तो उनसे हमें हेल्प मिली और मैंने 1 वीक की ट्रेनिंग ली कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक से ही। तो वहाँ से मेरा सेटअप चला। आज मैं पूरे इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं गाँव में बैठ करके शहद नहीं बेचता हूँ। डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं हम पूरे इंडिया में। रिटेल में कोई आपसे शहद लेना चाहे उसको भी दे देंगे आप? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि कोई नया आए और काम स्टार्ट करे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं, क्योंकि हम संपर्क करा दें। क्योंकि मेरा जो अनुमानित शहद रहता है, मैं पूरा स्टॉक इतना रखता हूँ कि जिन लोगों के साथ लगभग मैं 50,000 पूरे इंडिया में 50,000 लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हूँ। तो कोशिश रहती है कि पहले उनकी जो मांग रहती है, जो ख्वाहिशें रहती हैं, उनको हम पूरा कर सकें शहद के उसमें। उसके अलावा अगर कोई नया चाहता है या कुछ छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहता है तो बिल्कुल हम बेझिझक उसको शुरुआत करवाने का। मैं चाहूँगा अपना नंबर आप दे दें एक बार। हमारा संपर्क करने का नंबर है 7557557001 755 755 7001। ज़्यादातर जो काम रहता है, क्योंकि बहुत बार कॉल आ जाती हैं, तो व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा सर, ये आप ब्रांड वालों को भी सप्लाई करते हैं? कोई बड़े ब्रांड हों जो आपसे शहद खरीद लेते हो? अक्सर मैंने ऐसा देखा है, कोई बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं वो छोटे जो होते हैं मैन्युफैक्चरर उनसे सामान खरीद लेते हैं और ठप्पा लगा करके महंगा उसे बेचते हैं। ऐसा शहद के मामले में भी होता है? जी बिल्कुल होता है। मैंने जब स्टार्ट किया 2016 में, तो 2017 में एक बहुत बड़ी भारत की कंपनी से मेरे को ऑफर आया था कि आप अपना सारा शहद शुद्ध हमें भेजें। लेकिन हमने वहाँ जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपकी सारी चीज़ें खरीद लूँ और उनके पास इतना पैसा है कि 4 साल 3 साल के बाद वो आपको छोड़ सकते हैं, आपको 4 साल के बाद फिर से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं और लोगों को भी कहना चाहता हूँ उस चंगुल में न फंसे। जब हम शुद्ध कर रहे हैं तो जरूरी नहीं वहीं जाएंगे लोग, हमारे पास भी आएंगे। अपना बिजनेस आज नहीं तो 5 साल के बाद स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं आज ही किया जाए। तो मेरा मानना है कि अपने पर्सनल खुद के लेवल पर अपना बिजनेस बनाए। जो 4 साल आप उनको देंगे, 4 साल के बाद जब वो आपको छोड़ेंगे तो आपको फिर से 4 साल लगेंगे अपना बिजनेस सेटअप करने में। तो स्टार्टिंग के ही 4 साल लगाएं, जोश भी होगा, मेहनत भी होगी, और उसमें आपकी सक्सेस की शायद परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। सर, एक छत्ता हमने सुना है, वो छत्ता भी खाया जाता है शहद के साथ साथ, कि उसको हम कॉम हनी बोलते हैं जी। कॉम हनी की प्रोसेस जो होती है, मधुमक्खी के बॉक्स के ऊपर एक सुपर लगाया जाता है। जो पहले वाला बॉक्स होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मधुमक्खी एगलिंग करती है, बच्चे निकलते हैं, ब्रूड बनता है, रॉयल जेली होती है, मोम होता है, बी पोलन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उसके ऊपर सुपर लगाया जाता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हनी होता है। तो उसके ऊपर जाली लगाई जाती है। जाली लगाने का सिर्फ मतलब ये होता है कि उसके अंदर से रानी एंट्री न करे ऊपर, क्योंकि रानी मधुमक्खी जब जाएगी तो एगलिंग करेगी। तो एगलिंग रोकने के लिए उसके ऊपर जाली लगाई जाती है, फिर सुपर लगाया जाता है। तो मधुमक्खियां जो शहद लेकर आती हैं तो उस सुपर में डालती हैं, उससे हम कॉम हनी बनाते हैं। और वो जैसे छत्ते पहले तोड़ करके खाते थे शहद, वो बिल्कुल उनकी तरह नेचुरल शहद होता है जो छत्ते के साथ खाया जा सकता है, एज इट इज कॉम हनी की तरह। जी, जो छत्ते समेत वो शहद खाया जाता है जी। उसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल होते हैं शहद की बजाय, या सेम चीज़ ही होती है वो? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। शहद के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो तो सेम ही रहती है। लेकिन उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जब वो मशीन से शहद निकलता है तो कुछ बच्चे भी निकल जाते हैं। हालांकि वो शहद के अंदर नहीं जाते, जाली में छन जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि उससे ज़्यादा शुद्ध होता है कॉम हनी। उसके अंदर ओनली शहद होता है या बी पोलन होता है। जी। एक रॉयल जेली का जो आप नाम ले रहे हैं, ये और भी कॉस्टली ब्रांड बेचते हैं, ये क्या चीज़ है? इस पर थोड़ा प्रकाश आप डालिए। देखिए, मधुमक्खी पालन जब हम करना
स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे लो कॉस्ट का जो पदार्थ है या जो खाने की चीज़ें हम बोल सकते हैं वो शहद है। शहद सबसे कम वैल्यू रखता है। उसके ऊपर आता है बी पोलन, जिसके अंदर मतलब 40% तो नेचुरल प्रोटीन होता है। जो बच्चे या लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो प्रोटीन यूज़ करते हैं तो अगर उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद रॉयल जेली आती है, उससे भी हाईएस्ट प्राइस की। रॉयल जेली क्या होती है, वो लोगों के घुटनों में दर्द या हार्ट की बीमारियों तक भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। वो क्या होता है, जब मधुमक्खी एगलिंग करती है तो उसके एक दिन का जो एग होता है उसके अंदर एक झिल्ली बनती है जो पानी के बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह होती है, पानी की तरह इतनी पतली, उसको रॉयल जेली बोलते हैं। उसको निकालना बहुत बड़ी मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि अगर उसको 1 सेकंड के लिए सूर्य देवता की किरणें लग जाएं या धूप लग जाए तो वो खराब हो जाती है। उसको बहुत ही ठंडे टेम्परेचर के नीचे निकाला जाता है। उसके बाद एक बी वेनम भी आपने कभी सुना होगा, मधुमक्खियों का जहर होता है जो ये डंक लगाती हैं। उससे कैंसर की दवाई अभी भारत में भी कोशिश चल रही है टेस्टिंग के लिए, लेकिन अमेरिका में स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा उसमें सुधार देखने को मिला लोगों को। तो बी वेनम, रॉयल जेली, बी पोलन और हनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कोई काम करना चाहे तो बहुत ज़्यादा ऐसी हैं। जो बी वेनम की मैंने बात की, 1 तोड़ा लगभग 1 लाख रुपए के करीब का आता है जी। तो बहुत अच्छा एक मार्जिन है, अगर आप चाहें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। सर ये जो रॉयल जेली है, ये आप बता रहे हैं कि वो अंडे देती है मधुमक्खी, उसके थ्रू प्रोसेस है ये एक, तो इसके अंदर क्या वो अंडे खराब हो जाते हैं फिर उसके? नहीं, अंडे क्या होता है, जब 1 दिन की एगलिंग वो करती है तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। छोटे उसमें तो वो उसका वो दूध की तरह पानी बन जाता है, क्योंकि अंडा तो वो सीधा देती है उसके अंदर, लेकिन जब रॉयल जेली बनती है तो पिघल जाती है। जब उसकी शेप लेता है फिर वो ऐसे घूम करके एक बच्चे की शेप लेता है। तो उससे पहले की जो प्रोसेस होती है, अंडे से 1 दिन बाद की जो प्रोसेस होती है, वो रॉयल जेली की प्रोसेस होती है। अब सर एक सारे कॉन्सेप्ट से हटके हम बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट चला हुआ वीगन वाला कि दूध दही नहीं खाएंगे हम, कि भाई जो गाय होती है उसके बछड़े के लिए दूध होता है, या भैंस का हम इसलिए दूध नहीं पियेंगे, बछड़े के लिए होता है, पनीर नहीं खाएंगे, अंडे भी नहीं खाएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। तो उन लोगों को फिर शहद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शहद हमारे लिए थोड़ी ना बना रही है मधुमक्खी। जी बिल्कुल। क्या राय रखते हैं? देखिए, मधुमक्खी लगा लीजिए या दूध की बात की, गाय भैंस लगा लीजिए, वो सब अपने, हम भी जो काम करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। ऐसा तो लोगों को चोरी भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल किसी का दिया हुआ खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब अपने लिए ही तो कर रहे हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहा। लेकिन एक प्रोसेस अगर देखी भी जाए तो जब अगर हम भैंस का गाय का दूध भी नहीं निकालेंगे तो वो बच्चा भी उसका सेहत खराब कर सकता है, उसकी भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है। ऐसे ही मधुमक्खी होती है, जब मधुमक्खियों में शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप में हीट करना स्टार्ट कर देती है। जब मधुमक्खी का शहद इतना गर्म हो जाता है कि हमने अपनी आंखों से मधुमक्खी की मक्खियों को, मधुमक्खी के बॉक्स के अंदर जो शहद हीट होता है वो बिल्कुल जलने के उपरांत भी हमने उनको देखा है। तो वो इतना हीट हो जाता है कि मधुमक्खियाँ ऑटोमेटिक मरना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जीवन चक्कर है, आज उन्होंने बनाया, दूसरों ने लिया, तो ऐसा ही चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। सर मैं ऐसा समझता हूँ कि हमने जीवन चक्र अपना ही नहीं, सबका छेड़ दिया है। पोल्यूशन, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप बात कर रहे थे अभी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो पहले पेड़ों पे शहद हुआ करता था आज वो खत्म हो गया, क्योंकि पेड़ बचे नहीं है उस प्रकार के। तो डिब्बों में दोस्तों जो है अब शहद बनाया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ सर, क्या ये जबरदस्ती नहीं है एक बार को उनके साथ? देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा हम समझते हैं कि जबरदस्ती है, लेकिन मैं उन मधुमक्खी पालकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मधुमक्खी को बचाया है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मधुमक्खी ही पर्यावरण की हितैषी है जी। क्योंकि पहले आप तितली, भंवरे देखते थे, वो पोलिनेशन का काम करते थे, एक फूल के ऊपर बैठ करके और नर मादा को मिला करके उसकी पैदावार या ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं, जो आज लगभग खत्म हो चुका है। तो उसमें जो भागीदारी है, अभी 3 तरह से पोलिनेशन जो पहले होता था, या तो कीट पतंगे तितलियां करती थी, या हवा से या पानी से होता था। हवा से, पानी से तो शायद अभी भी हो जाता होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा पोलिनेशन है वो मधुमक्खी पालन से या तितलियों से, मधुमक्खियों से ही होता है, क्योंकि वो एक कमजोर फूल पे भी बैठती हैं और एक ताकतवर फूल के ऊपर भी बैठती हैं। तो जब वो दोनों का मिलान करती हैं तो उसमें शुद्धता भी आती है, गुणवत्ता भी आती है, और एक ऑर्गेनिक और अच्छी चीज, मतलब फलों के लिए या फूलों के लिए हम उनको बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसमें बाहर की जो बीमारियां होती हैं,
अदर पेस्टिसाइड जो बाहर की बीमारी होती है उसको मधुमक्खी अपने खाने मात्र से या उसको करने से वो खत्म कर देती है, जो पहले तितलियां भौरे इस काम को करते थे। सर स्पेशल शहद भी बता करके बेचे जा रहे हैं, भाई ये गुलाब का शहद है, गुलाब के बाग में से आया हुआ शहद है, या किसी स्पेशल फ्रूट का शहद है, ये ऐसा भी कुछ होता है क्या? इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। आज कृषि विज्ञान केंद्र में या अपने भारत में भी एक एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र बनाया गया है कुरुक्षेत्र के रामनगर में। ये एक मधुमक्खी पालक को, एक किसान को आगे बढ़ाने की प्रोसेस है। उनको एक वैल्यू ऐड करना सिखाया गया है। एक नेचुरल तरीके से शहद लेते हैं, चाहे गुलाब के फूलों का भी ओरिजिनल रस हो, उसके अंदर वैल्यू ऐड की जाती है। मान लो गुलाब के अंदर शहद मिलाया जाता है तो वो गुलाब का फूल उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन वो कृत्रिम गुलाब का फूल होगा, नेचुरल नहीं होगा। हाँ, तुलसी का, जामुन का, जिस पेड़ के ऊपर, जिस पौधे के ऊपर फूल आते हैं, जहां से नेक्टर इकट्ठा किया जा सकता है, वो शहद ओरिजिनल शहद, नेचुरल शहद होते हैं। और जो गुलाब का होता है वो शहद ओरिजिनल होता है, लेकिन जब गुलाब की बात आती है तो वो एक कृत्रिम रूप दे करके, वैल्यू ऐड करके उसको बनाया जा सकता है। उसको हम खा सकते हैं नेचुरली, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब उसमें रस मिला दिया जाता है गुलाब का? जी, वैल्यू एडिशन, उससे प्राइस ज्यादा हो सकता है। जी, तो वैसे कहाँ कहाँ पर ये चीजें हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती, कहाँ पर बेवकूफ बनाया जा सकता है? देखिए, बेवकूफ तो ऐसा है सर, जिसको नॉलेज नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं आपके सामने कि ये शहद है, इसके अंदर ये चीजें मिलाई, अगर आपको नॉलेज नहीं है, जो कि 99% इंडियन को है ही नहीं शहद के बारे में। दूध के बाद शहद ही एक ऐसा है, अगर हम कहीं ब्रांड से खरीदते हैं तो सबसे ज्यादा मिलावट है। नंबर 1 पर दूध आता है, उसके बाद शहद के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट है। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो शुद्ध शहद की जानकारी देगा वो केवल मधुमक्खी पालक देगा। मैं आपको एक भ्रम में, और आप शायद वो प्रश्न नहीं पूछ पाए, आजकल लोग मधुमक्खी पालक का जब नाम आता है तो चीनी की भी बात आती है साथ में, कि मधुमक्खी पालक बॉक्स में चीनी डाल देते हैं जिससे वो शहद बनाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है, जून का महीना, इसमें कहीं भी आप इतनी दूर से आए हैं कि इधर उधर पूरे हरियाणा में घूमते हैं, कहीं पर भी ऐसे फूल या पौधे नहीं मिलेंगे जहां से नेक्टर इकट्ठा कर सके मधुमक्खियां। तो सिर्फ उनके जीवन लीला को बचाने के लिए उसमें मीठे पानी के घोल को दिया जाता है ताकि वो जीवित रहें, लेकिन उस समय शहद कलेक्ट नहीं किया जाता। शहद जब कलेक्ट होता है उस समय कृत्रिम घोल या चीनी का घोल उनको नहीं दिया जाता, वो बिल्कुल नेचुरल। और जब शहद आएगा, जैसे नवंबर में स्टार्ट हो जाता है सरसों से या यूकेलिप्टस से, उस समय जब वो पानी का घोल भी रखेंगे तो मधुमक्खियां उठाएंगे नहीं, सिर्फ नेक्टर से लेकर के आएंगे। तो ये तथ्य भी गलत है कि मधुमक्खी पालक चीनी देते हैं, ऐसा नहीं है। चीनी के अलावा जो भी ब्रांड देते हैं वो एक ऐसे पेस्टिसाइड देते हैं, आपको ऐसे एंटीबायोटिक देते हैं जो चीनी से भी कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। केमिकल्स आते हैं। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, एक तो हमें अभिषेक जी के साथ ये जानकारी मिली, प्योरिटी आप घर पर टेस्ट नहीं कर सकते, लैब टेस्टिंग हो सकती है। दूसरी चीज, शहद की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें भी मिलावट हो रही है। अभिषेक जी ये हमें खुद बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस तरह से मिलावट कर देते हैं उसमें इंजेक्शंस या केमिकल्स के थ्रू। तीसरी चीज दोस्तों जो निकल करके आई है कि जितना भी बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है उसका रेट उतना तेज होगा। जितना बड़ा ब्रांड होगा, जितनी बड़ी मार्केटिंग होगी, किसी अभिनेत्री से अगर वो शहद बिकवाएगा तो उसकी कॉस्टिंग आपसे ही निकालेगा। यही चीज है सर? जी बिल्कुल। अब जाते जाते सर लास्ट में एक प्रश्न मैं ये लूंगा कि अगर नेचुरल शहद किसी ने खाना है पेड़ पे लगा हुआ, तो अब कौन से एरिया जैसे इंडिया में बचे हुए हैं, आपका सारी जगह लगभग शहद जाता है, जहां पर देखने को मिल सकता है नेचुरल शहद पेड़ों पे लगा हुआ? देखिए, अपने हरियाणा में तो ज्यादा नहीं बोल सकता इस साइड। तो अगर इस साइड भी होंगे तो या तो पंचकुला साइड, क्योंकि जहां पर पेड़ पौधे या छायादार होंगे, पानी की व्यवस्था होगी, उस साइड आपको ज्यादा मधुमक्खी के छत्ते देखने को मिल सकते हैं। या पर आप हिमाचल की साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वैसा ही शुद्ध शहद हो खाना है या प्रयोग करना है तो आपके नजदीक बहुत सारे मधुमक्खी पालक भाई आएंगे जो सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं मधुमक्खी पालन करके। वो पहले ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती, जो इधर से उधर घूमते हैं सिर्फ शुद्ध चीज के लिए। आप उनसे खरीदें। मैं दावा कर सकता हूं कि जैसा आपने वर्षों पहले शहद खाया होगा वैसा ही टेस्ट आपको मधुमक्खी पालन के शहद में बिल्कुल आज भी वही मिलेगा। कुल मिलाकर के जो मधुमक्खी पालक है वहीं पर शहद अब मिल सकता है ओरिजिनल, बाकी मिलना कम चांस है। जी बिल्कुल।
आप कह सकते हैं ऐसा कि मधुमक्खी पालक जो मेहनत कर रहा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए कर रहा है और अपने घर को चलाने के लिए कर रहा है। घर को चलाने के लिए कर रहा है, ना कि बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए कर रहा है। वो अपना जीवन यापन चला रहा है, तो आप उनसे खरीदें। और वो ऐसा भी है, आपसे मैं अगर कोई चीज लेता हूं तो नेक्स्ट टाइम आपको बोल भी सकता हूं। अगर आप किसी ब्रांड से लोगे तो सिर्फ दुकानदार को बोल सकते हैं, और दुकानदार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी कंपनी में जाकर के उसकी शिकायत कर सके। सर मधुमक्खी का वेनम की बात कर रहे थे, डंक मार लेती है, जहर होता है, तो कभी डंक भी मारा है मधुमक्खी ने? बहुत सर, जब हम शहद निकालते हैं तो एक एक बार में 50-50 मधुमक्खी हाथों पे काट जाती हैं। अच्छा। लेकिन शरीर ऐसा हो चुका है कि उसकी नाई को सूजन आती, और इसका बेनिफिट भी है। आपको भी मैं बोलता हूँ, कभी भी कहीं भी वीडियो शूट करें, मधुमक्खी पालकों के जब पास जाए तो अगर वहां से निकले तो एक आध मक्खी काटे तो बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपको मैं ये दावा करता हूँ कि कभी बुखार भी नहीं होगा मधुमक्खी के काटने से। हाँ बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, कुछ तरह के लोग होते हैं जो एलर्जी जिनको होती है या दमा लगा लीजिए, ऐसी चीजें होती हैं, उनको शहद भी नुकसान दे सकता है और मधुमक्खी का डंक भी नुकसान दे सकता है। लेकिन वो एक थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाएगा तो नॉर्मल तरीके से 1-2 मधुमक्खी ने काटा या 1-2 चम्मच शहद खाया, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई चीज सर आपको लगता हो जो हमारी वार्तालाप के दौरान रह गई हो, आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो प्लीज? देखिए, वैसे तो लगभग हमने सारा कवर कर ही लिया, लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, आज मधुमक्खी पालक बहुत ही दयनीय स्थिति में है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मधुमक्खी पालकों के भाइयों के कॉल आते हैं। उनका पूरा हिस्सा बड़े बड़े ब्रांडों ने ले लिया जो उनसे शहद नहीं लेते, लेकिन जो पूरी मार्केट कैप्चर है वो ऐसे ब्रांडों के पास है जो शायद शुद्ध चीजें आप लोगों तक नहीं पहुंचाते या असमर्थ हैं शुद्ध चीजें पहुंचाने में। तो सिर्फ मेरे कहने से एक बार आपके आसपास या किसी से भी, हम जैसे से किसी भी मधुमक्खी पालक से वो शहद खरीदें और बिल्कुल उनका साथ दें, ताकि उनका जीवन यापन भी अच्छा हो सके। जी, तो दोस्तों यही संदेश आज की वीडियो से मैं दूंगा कि सबसे पहले तो पर्यावरण बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए। सिर्फ पेड़ लगाना जो होता है एक उचित चीज नहीं है, उसकी देखभाल करनी। एक पेड़ को बड़ा होने में, वयस्क होने में 10 साल लग जाते हैं, तब उस पर के छत्ता बनेगा। और अगर आसपास फूल नहीं है, खेती नहीं है, जमीन नहीं रहेगी, फ्लैट बन जाएंगे, तो कहीं पर भी कोई प्योरिटी की चीज आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा जो संदेश है यही देना चाहूंगा। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों पर्यावरण को बचाइए तो हर चीज आपको प्योर मिलेगी। और अभिषेक जी, आपने आज बहुत सारी जो है मधुमक्खी और शहद के बारे में हमें जानकारी दी है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, और आपके दर्शकों को भी आप लोगों ने वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर भी इस मुहिम को चलाने में लगे हुए हैं कि अच्छे लोगों को ढूंढ करके आप लोगों के समक्ष लाने का काम कर रहे हैं। आप इनका भी साथ दीजिए और प्रत्येक उस किसान का साथ दीजिए जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य पर निष्ठावान होकर के कार्य कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर।